नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेजर में इकोनॉमिक्स लिए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का 5वां चैप्टर, संपत्ति की अवधारणा। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे संपत्ति क्या है और संपत्ति का वितरण कैसे होता है और संपत्ति में राज्य की भूमिका क्या है और दान, धर्म और संपत्ति पर आधारित वितरण, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बनने वाला है। प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में संपत्ति की अवधारणा और उसके वितरण को समझाइए। प्राचीन भारत में संपत्ति की अवधारणा। सबसे पहले हम देखते हैं कि संपत्ति क्या होती है। संपत्ति वह चीज है जिसका आर्थिक मूल्य हो, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे। मतलब कि जो तुम्हारे काम आए, जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करे, वही संपत्ति है। जैसे जेब में पैसा, गाय भैंस, खेती, फसल, ये सब क्या है? संपत्ति है। मान लीजिए तुम्हारे पास 2 बीघा जमीन है, 2 भैंस है, 2 गाय हैं और थोड़ा बहुत पैसा भी है, घर से संपन्न हो, भले बैंक बैलेंस कम हो, लेकिन आपके पास संपत्ति है। तो आप लोग को संपत्ति तो मालूम हो गया होगा कि संपत्ति क्या चीज है। और हर एक चीज संपत्ति नहीं होती। जैसे हवा, ये फ्री में मिलता है, तो क्या है? इसका कोई मूल्य नहीं है। जो हवा होती है इसकी मूल्य नहीं है, तो क्या है? ये संपत्ति नहीं है। सूरज की रोशनी, ये भी संपत्ति न कहलाएगी। लेकिन जिस चीज की कीमत होती है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही संपत्ति कहलाता है। प्राचीन अर्थशास्त्री कहते हैं पैसा सिर्फ संपत्ति नहीं होता, वो सिर्फ जीवन का सहारा होता है। वो कहते हैं पैसा रखो मत, उसको काम में लाओ, उसको बांटो, उसे इन्वेस्ट करो। तो आप लोगों को संपत्ति का अर्थ अच्छे से मालूम हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। अगर एग्जाम में आता है कि संपत्ति की अवधारणा को समझाइए, तो हम एग्जाम में किस तरह लिखेंगे? पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। संपत्ति वह वस्तु है जिसमें उपयोगिता यानी यूटिलिटी और विनिमय मूल्य एक्सचेंज वैल्यू होता है तथा जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, वो क्या कहलाती है? संपत्ति कहलाती है। आप इस तरह इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने संपत्ति को कितने भागों में बांटा है, इसके प्रकार क्या है। संपत्ति मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। संपत्ति को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हो जाएगा धन, और धन के अंतर्गत आता है सोना, चांदी, मुद्रा यानी पैसा, जो जेब में रखा जाता है। पैसा जानते हैं ना आप लोग? आज तो छोटा बच्चा भी जानता होगा कि पैसा क्या है। फिर दूसरे नंबर रखा गया है भूमि, वो भी एक संपत्ति है। खेत, जमीन, घर का जमीन, जिससे अन्न पैदा होता है, वही क्या होता है? असली आधार होता है। संपत्ति का वही असली आधार होता है। अगर जमीन नहीं है तो हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? और अगर जमीन है तो इससे हम कमाकर खाकर पैसे कमा सकते हैं। फिर संपत्ति की कैटेगरी में तीसरा पॉइंट क्या है? पशुधन। पशुधन भी एक संपत्ति है। गाय, बैल, भैंस, जिससे गाय दूध देती है, बैल खेत में जोत रहा है, उससे भी हमें पैसे प्राप्त होते हैं, तो क्या है? एक संपत्ति है। फिर चौथा पॉइंट है ज्ञान। ज्ञान भी एक संपत्ति होती है, जिसे शिक्षा, विद्या, कौशल, यानी ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। आप लोग सुने होंगे, जो ज्ञान होता है वो ऐसा धन होता है जो किसी में कोई चुरा नहीं सकता, उसे कोई ले जा नहीं सकता। जो शिक्षा होती है वो एक ऐसा धन होता है जो किसी को हम दे नहीं सकते न चुरा सकता, सिर्फ बांट सकते हैं। कैसे? वो भी अपने माध्यम से, और उसे बांटने पर भी बढ़ता है, घटता नहीं है। तो जो पैसा, रुपया, धन दौलत है वो सब छिन जाए, लेकिन ज्ञान बचा लो तो फिर पैसे कमा सकते हो। तो ये 4 प्रकार है संपत्ति के, धन, भूमि, पशुधन और ज्ञान। अब हम देखेंगे संपत्ति के वितरण की अवधारणा, यानी इस संपत्ति को हम वितरण कैसे करेंगे। यानी प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने इस संपत्ति को कैसे बांटा है, कि पैसे आता कहाँ से है और इसको वितरण कैसे करना है। प्राचीन भारत में संपत्ति का वितरण समाज के विभिन्न वर्गों और वर्णों के आधार पर किया गया था, परंतु इसका उद्देश्य असमानता नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन था। यानी प्राचीन भारतीय समाज में संपत्ति का वितरण और वर्ण व्यवस्था एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। उस समय समाज को व्यवस्थित और संतुलित बनाए रखने के लिए लोगों को 4 प्रमुख वर्गों में, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया। इस विभाजन का मूल आधार जन्म नहीं था, बल्कि व्यक्ति के गुण, स्वभाव और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य थे। समाज के लोगों ने समझ लिया था कि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता और कार्य के अनुसार जिम्मेदारी और उसके अनुसार आय मिलेगी, तो समाज में संतुलन बना रहेगा और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। यानी हमारे प्राचीन भारतीय समाज में संपत्ति का वितरण उसके वर्ण व्यवस्था और उसके वर्ग के आधार पर किया गया था। अब ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि जो समाज में संतुलन रहेगा वो आसानी से संतुलित रहेगा, संतुलन में बना रहेगा। इसलिए जो संपत्ति का वितरण है वो वर्ण और वर्ग के आधार पर किया गया। तो वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे पहले ब्राह्मण वर्ग को समाज में ज्ञान और बुद्धि का केंद्र माना जाता था। यानी जो ब्राह्मण वर्ग के समाज में थे उन्हें क्या माना जाता था? ज्ञान और बुद्धि का केंद्र माना जाता था। इनका मुख्य कार्य था वेदों का अध्ययन करना। यानी जो ब्राह्मण वर्ग के समाज के व्यक्ति हैं उन्हें वेदों का अध्ययन करना माना जाता है। वो वेदों का अध्ययन करते थे, उन्हें शिक्षा देना, धार्मिक कार्य करना, समाज को सही दिशा दिखाना। ये लोग सीधे धन कमाने के कार्य में नहीं लगे रहते थे, बल्कि समाज इन्हें दान और दक्षिणा के रूप में संपत्ति प्रदान करता था। इसका कारण यह था कि ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया।
और जो व्यक्ति समाज को सही मार्ग दिखाता है उसका पालन पोषण और समाज की जिम्मेदारी मानी जाती है। इसलिए ब्राह्मणों का योगदान बौद्धिक था और उसी के अनुसार उनकी आय की व्यवस्था की गई। फिर आता है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण का कार्य समाज और राज्य की रक्षा करना था, शासन व्यवस्था को संभालना था और ये लोग क्या करते थे, युद्ध प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिम्मेदार होते थे और इनके पास शक्ति और अधिकार होते थे, लेकिन इनके साथ साथ जिम्मेदारी भी होती थी कि वो जनता की सुरक्षा करे और न्याय स्थापित करे। और क्षत्रिय की आय का मुख्य स्रोत क्या था, टैक्स, जो जनता से लिया जाता था। यह कर व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था बल्कि पूरे राज्य के संचालन एवं सुरक्षा और विकास के लिए उपयोग किया जाता था और इस प्रकार क्षत्रिय वर्ण समाज में शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक बन गया था, यानी प्रतीक था। फिर आता है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण को समाज की आर्थिक व्यवस्था का आधार माना जाता था। इनका मुख्य कार्य था व्यापार करना, कृषि करना, पशुपालन करना और ये लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और उन्हें बाजार में बेचते थे और इस प्रकार धन का निर्माण करते थे। वास्तव में वैश्य वर्ग जो था, जो समाज की संपत्ति का उत्पादन करता था, उत्पन्न करता था, इनकी आय व्यापार और उत्पादन से प्राप्त लाभ के रूप में होती थी। यदि यह वर्ण सही ढंग से कार्य नहीं करता है या फिर सही ढंग से कार्य करता है तो समाज में समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि सभी आवश्यक वस्तुएं इन्हीं के माध्यम से उपलब्ध होती थी जो वैश्य वर्ण के लोग थे। फिर था शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण का क्या कार्य था, सेवा और श्रम संबंधी था, यानी शूद्र वर्ण का कार्य सेवा और श्रम संबंधी कार्य था। ये लोग समाज के अन्य वर्गों को सहायता करते थे और विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्य जैसे निर्माण, कारीगरी, सेवा करते थे। इनकी आय का स्रोत क्या था, मजदूरी और वेतन था जो उन्हें कार्य के बदले दिया जाता था। यद्यपि इनका कार्य शारीरिक श्रम से जुड़ा हुआ था, फिर भी समाज में संचालन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बिना श्रम के बिना कोई योजना या व्यवस्था वास्तविक रूप से लागू नहीं हो सकती। तो ये चार वर्ण, यानी जो संपत्ति का वितरण था, चार वर्णों के आधार पर बांटा गया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्राचीन भारत की जो वर्ण व्यवस्था एक प्रकार का था, वो कार्य विभाजन थी, जिसमें प्रत्येक वर्ग को उसकी क्षमता और उसकी कार्य के अनुसार जिम्मेदारी और संपत्ति दी जाती थी और इसका उद्देश्य था समाज में संतुलन बनाए रखना और सुनिश्चित करना था कि सभी आवश्यक कार्य सुचारू रूप से होते रहे। हालांकि समय के साथ यह व्यवस्था अपने मूल स्वरूप में हटकर जन्म आधारित हो गई, जिनके कारण सामाजिक असमानता और भेदभाव उत्पन्न हो गया। यानी पहले वर्ण व्यवस्था के आधार पर संपत्ति का वितरण था, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो ये जन्म स्वरूप हो गया, यानी जो जिस कुल में जन्म लेता है उसकी वर्ण व्यवस्था वही हो गई। जो कोई ब्राह्मण वर्ग में समाज में जन्म लेगा वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, भले ही वो कार्य दूसरा करे या फिर ब्राह्मण का ही कार्य करेगा। अगर कोई व्यक्ति मोची के यहाँ जन्म लेता है तो चप्पल जूता ही सिलेगा। यानी पहले वर्ण क्या था, कार्य के आधार पर था। पहले संपत्ति का वितरण क्या था, कार्य के आधार पर था। अब है तो जन्म के आधार पर हो गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रारंभिक रूप में वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्थित और संतुलित समाज बनाने का प्रयास था, जिसमें संपत्ति का वितरण कार्य और योगदान के आधार पर किया जाता था। फिर हम देखते हैं दान और धर्म पर आधारित संपत्ति का वितरण। दान और धर्म पर आधारित संपत्ति का वितरण कैसे होता था। प्राचीन भारत में दान को संपत्ति का श्रेष्ठतम उपयोग माना जाता था। मनुस्मृति कहती है, दान, ज्ञान और तप, ये तीन कार्य कभी नहीं त्यागने चाहिए। समाज के धनवान वर्गों को नैतिक उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि निर्धनों को सहायता करें, जैसे अन्नदान, विद्यादान, भूमिदान जैसी संस्थाएं समाज में समानता और न्याय की स्थापना के माध्यम थी और यह एक प्रकार की आत्म प्रेरित संपत्ति पुनर्वितरण की प्रणाली थी। यानी प्राचीन भारत में दान को श्रेष्ठ उपयोग माना गया था, यानी दान के माध्यम से संपत्ति का भी वितरण किया जाना उचित माना जाता था, जिससे समाज में संतुलन भी बना रहेगा। जैसे जो व्यक्ति ज्यादा अमीर है वो दान करेंगे गरीब लोगों, तो जो गरीब है उनके पास भी कुछ धन चला जाएगा, तो समाज में जो असमानता वो समानता में बदल जाएगी। उसका उद्देश्य केवल आर्थिक समृद्धि नहीं था, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और नैतिक समरसता की स्थापना भी करना था। तो इस दृष्टिकोण से आज की दुनिया को भी सीखने की आवश्यकता है कि जहाँ आर्थिक असमानता बढ़ रही है, वहाँ प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि संपत्ति का अर्थ केवल भोग नहीं, सेवा भी होता है। यानी हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, दान देना चाहिए, लोगों की सेवा में भी उस पैसे को लगाना चाहिए। तो आई होप दोस्तों कि संपत्ति का वितरण किस तरह करना चाहिए और संपत्ति का वितरण किस तरह होना चाहिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये संपत्ति का वितरण वाला चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में अगला चैप्टर।